Vaibhavi. Hello, Lucky. How are you all? अब बताओ लकी कैसा गया एग्जाम? How was it? राधे राधे प्राची. I'm good. How are you? I'm good too, Vaibhavi. So आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट्स रिकर्शन. बट रिकर्शन से पहले आपको फंक्शंस टॉपिक भी, अच्छा नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना इसमें? चलो विल वेट फॉर 2 minutes. जो भी ज्वाइन कर ले 2 minutes में, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट. नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो तुक्के मारते हुए डर नहीं लगता ना. आराम से इंकी पिंकी कर सकते हैं. जो पसंद आए ऑप्शन उस पर क्लिक कर दो. इतना शौक है ना गप्पे मारने का. बारिश हो गई पता. इट्स रेनिंग. रात को नहीं सोओगे ना, पढ़ रहे होगे. नहीं, बस 10 सेकेंड रह गए अब. थैंक यू प्राची. थैंक यू फॉर योर सजेशन. ओके चलो, दैट इज गुड. लेट्स बिगिन नाउ. सो देखो, अभी तक हम सारा का सारा कोड किस में लिख रहे थे? मेन में, है ना. सो जब आप मेन में कोड लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम हम एक ही फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं. दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच ऑफ कोडिंग. ठीक है. सो कोडिंग में हमेशा हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए? मॉड्यूलर अप्रोच. सो मॉड्यूलर अप्रोच में क्या होता है कि आप पूरे बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, एंड दोस छोटे छोटे पार्ट्स आर कॉल्ड फंक्शंस. ठीक है. कुछ लैंग्वेजेस में हम उन्हें मेथड्स भी बोलते हैं. उसके पीछे एक रीजन होता है व्हाई आर दे कॉल्ड एज मेथड्स. बट आप मेथड्स बोलो, फंक्शन बोलो, दोज आर बेसिकली स्मॉलर पार्ट्स ऑफ कोड. well defined small parts of code used to perform a task. ठीक है. So function क्या होता है? It is a named block of code used to perform well defined task. That is a function. ठीक है. हर कोडिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, फंक्शन का मतलब यही रहेगा कि फंक्शन क्या होता है कि आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को नाम दे देते हो और उस नाम से आप उस कोड को कभी भी कॉल कर सकते हो. एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग फंक्शंस आर द सेम, दैट रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इज देयर, कि एक बार कोड लिखो और उसे जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड. आपका जो प्रोग्राम है, अगर आप एक ही में सब कुछ लिखते जाओगे तो मेन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो यहाँ पर आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज रिड्यूस. हम उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है. एंड थर्ड पॉइंट इज डीबगिंग बिकम्स इजियर. एरर्स को ढूंढना और करेक्ट करना आसान हो जाता है. So debugging becomes easier. So reusability of code, complexity is reduced, debugging becomes easier.
ये सारे बेनिफिट्स हमें होते हैं जब हम एक फंक्शन बनाते हैं, राइट? सो वी गेट ऑल दीज बेनिफिट्स। अब ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स तो हैं, हमें पता है क्योंकि हमने पहले भी पाइथन में फंक्शंस किए हुए हैं। अगर आपने किसी लैंग्वेज में नहीं भी किए हुए पहले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम टेलिंग यू कि C++ में फंक्शंस बनते कैसे हैं। जब आपको C++ में फंक्शन बनाना हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो सबसे पहली चीज आप लिखते हो रिटर्न टाइप, कि फंक्शन जो है वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। देन हम यहाँ पर बताते हैं नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है। राउंड ब्रैकेट में अगर कोई पैरामीटर्स रिसीव करने हो तो वो कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट, देन वी राइट डाउन द फंक्शन स्टेटमेंट्स। यूजुअली लास्ट में हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिसके साथ एक वैल्यू होती है, एंड यहाँ पर आप एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। सो रिटर्न टाइप में अगर इंट लिखा है दैट मीन्स फंक्शन का जो रिजल्ट है वो इंटीजर होगा। अगर यहाँ पे फ्लोट लिखा है मतलब फंक्शन का जो रिजल्ट है वो फ्लोट होगा, है ना। और अगर बाय चांस ऐसा फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, void, VOID, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे void लिख देते हैं दैट मीन्स फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। सो ये जो टॉप लाइन है दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। सो फंक्शन हेडर में अगर आप रिटर्न टाइप लिखते ही नहीं हो, सो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज इंट। तो अगर हमने लिखा ही नहीं है तो उसका मतलब है कि आप इंटीजर रिटर्न कर रहे हो। सो इफ यू डोंट राइट अ रिटर्न टाइप इट्स टेकन एज इंट। लेकिन अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो आपको void लिखना पड़ता है। सो void इज यूज्ड एज रिटर्न टाइप if function does not return anything। सो अगर आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो उसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, void। सो void मीन्स कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हमने लिखा ही नहीं रिटर्न टाइप तो इंट लेगा वो बाय डिफॉल्ट। फिर आपको फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन का नाम हैज टू बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। उसमें आपको जो भी अल्फाबेट्स यूज करने हैं, स्पेशल सिंबल के नाम पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। जो बेसिक रूल्स है वही रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होंगे। राउंड ब्रैकेट में हम पैरामीटर्स लिखेंगे जो हमें रिसीव करने हैं। कर्ली ब्रैकेट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, उसके अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स आती हैं जो तब एग्जीक्यूट होंगी जब फंक्शन कॉल होगा। सो बॉडी ऑफ द फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन योर फंक्शन इज कॉल्ड। और रिटर्न स्टेटमेंट से वैल्यूज जो है वो रिटर्न हो सकती हैं। वन फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। राम राम जिया, वेलकम बैक टू यू टू। सो आई हैव जस्ट टोल्ड कि C++ में यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स, हाउ डू वी मेक अ फंक्शन। तो सबसे पहले सबसे इजी सा फंक्शन बना के देखते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, है ना, 3 नंबर्स रिसीव करने हैं और आपको बताना है उन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। सो इफ आई हैव टू डू दैट यूजिंग फंक्शन तो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे एज यूजुअल जैसे स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अच्छा, अब इसमें पता है फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन ना आप पहले डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते हो और बाद में डिफाइन कर सकते हो, या फिर मेन के ऊपर ही, जैसे ये तो आपका मेन आएगा, है ना, यहाँ पे है रिटर्न 0। सो अरे गलत जगह पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तरीका होता है कि आप फंक्शन पूरा यहाँ पे ही बना दो, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट बनाया। वन ऑप्शन इज दैट आई मेक द फंक्शन अबव मेन। सेकेंड ऑप्शन इज कि आप फंक्शन हेडर यहाँ पे दे दो, यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करके छोड़ दो। सो सेमीकोलन दे दिया पीछे, मतलब दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि हमें उसको बताना पड़ता है कि इस नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आप इस फंक्शन को बनाओगे कहाँ, मेन के नीचे। तो यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स आप रिसीव कर रहे हो आपको हर किसी के साथ
ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो या तो मैं ये कर्ली ब्रैकेट वाला पूरा का पूरा मेन के ऊपर लिख देती, तो मुझे ये अलग से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, या तो आप ऊपर डिक्लेयर कर दो और नीचे आके ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो आप कंडीशन चेक कर लोगे कि अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है, सो जी शुड बी ए, एल्सिफ बी अगर ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, तो जी शुड बी बी, else G should be C, and then we return G from here, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। सो ये आपको अब कॉल करना है यहाँ पर, तो इसको अगर आप कॉल करना चाहते हो आप इसको सीधे सी आउट के साथ भी कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल ग्रेटेस्ट एंड पास फ्यू नंबर्स लाइक दिस। ये लाइन नंबर 3 इसलिए लिखा लकी कि इसमें ना कंपाइलर यूज होता है, ठीक है। तो जब वो ऐसे ऊपर से इसको कंपाइल करना शुरू करेगा, रीड करना शुरू करेगा, अगर मैंने ये डेक्लेरेशन ऊपर ना दी होती लाइन नंबर 3 वाली, तो वो जब इस ग्रेटेस्ट पे पहुंचता तो उसको पता ही नहीं कि ग्रेटेस्ट क्या चीज है। इट डज नॉट नो, क्योंकि नीचे तक तो अभी वो गया ही नहीं है ना। वो तो जब 9 पे पहुंचेगा तब उसको ग्रेटेस्ट पता चलेगा। अब ये लाइन लिखने से क्या है, मैंने उसको बता दिया कि भाई ग्रेटेस्ट नाम का कुछ है, ठीक है। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो वो इस लाइन पे एरर दे देगा, वो कहेगा कौन ग्रेटेस्ट, वो कौन है, ठीक है। तो वो कहेगा कौन ग्रेटेस्ट, लेकिन हमने बता दिया कि ग्रेटेस्ट एक फंक्शन होगा जिसमें 3 इंटीजर पास होंगे, और उस फंक्शन को हमने बाद में नीचे डिफाइन कर दिया। सो ऊपर ये जो चीज है इसे फंक्शन डेक्लेरेशन कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेक्लेरेशन। हम सिर्फ बता रहे हैं कि फंक्शन है, कोड नहीं बता रहे। जब उसको पूरा बनाते हैं हम, देन वी कॉल इट फंक्शन definition. So this is function definition. अगर आपको पूरा का पूरा ये जो डेफिनेशन है ना इसको मेन के ऊपर लिख दो तो डेक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ये पूरा का पूरा मेन से पहले डिफाइन कर दोगे तो डेक्लेरेशन जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं। So I compile this। हाँ पर जैसे मेन में ना मेन कॉलिंग होती है कि आपका फ्लो क्या चल रहा है, पहले क्या कॉल होगा फिर क्या कॉल होगा। आप चाहते हो वो फ्लो पहले दिखे तो आप मेन ऊपर लिखना चाहते हो, उस केस में आप बाद में डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो आप ऊपर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इतना छोटा सा आंसर आया, दिख भी नहीं रहा। 67 शो हो गया इधर, बिकॉज 67 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, जो 3 नंबर हमने पास किए थे, ठीक है। एंडल भी नहीं दिया मैंने इसलिए वो ऐसे आ रहा है। आप इसको जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो, फंक्शन है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है। आई कॉल इट लाइक दिस। तो पहली लाइन में 67 आना चाहिए, फिर 123 and then I should get 156. So I recompile it. आप यूजर से भी वैल्यूज पूछ सकते हो और उन वैल्यूज के लिए भी कॉल कर सकते हो। हाँ इसमें भी इनपुट दे सकते हैं, यूजर से वैल्यूज ले लो यहाँ पर, int x y z, यहाँ पे उससे पूछ लो enter 3 numbers, और यहाँ पर x y और z को पास करा दो, ठीक है।
और फिर हम इसे रन कर सकते हैं। सो 90 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, फिर बाकी के तो सेम ही है। सो बेसिक फंक्शन कैसे बनता है ये समझ में आ गया। ले सकते हैं, तीनों नंबर आप सेम लाइन पे एंटर कर सकते थे। मैं इसे रन करूंगी, आई कैन एंटर लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे फंक्शन बनाना है टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फाइन, तो क्या होगा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के लिए जब आप बनाओगे, गुड गुड, तो अगर आप फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो आप एक नंबर उसको पास करोगे और वो बदले में आपको उसका फैक्टोरियल पास करके देगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, उससे एक नंबर पूछ लिया, एंड देन I call r is equal to fact of x and then factorial of ठीक है, हाँ नॉर्मल जैसे लूप से करते थे वैसे ही कर देंगे। फैक्ट, ये चाहिए नहीं, जी में इनिशियली 1 ले लो और एक आई ले लो, तो यहाँ पे लूप लगा लो। क्या लूप लगेगा, फॉर आई इज इक्वल टू ए, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस जी मल्टीप्लाई इक्वल टू आई। यहाँ पे अभी कंपल्सरी है, उसके लिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे ना। पाइथन में भी डिफॉल्ट लेना पड़ता था, यहाँ पे भी डिफॉल्ट की ऑप्शन होती है C++ में, बट अभी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके पोजिशनल हैं, आपको भेजने ही पड़ेंगे। तो अगर ऊपर एक रिसीव हो रहा है तो आपको एक पास करना ही पड़ेगा, अगर दो रिसीव हो रहे हैं तो दो पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिसीव हो रहा है, हम उस एक को पास करेंगे, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और उसको रिटर्न करवा देंगे। सो दैट्स क्वाइट सिंपल। सेव इट, कंपाइल इट, एग्जीक्यूट इट। आ गया। ये तो क्लियर है ना। अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि ये तो चलो ठीक है हो गया, अब ये देखा जाए तो कैसे हो रहा है। अगर मैं इसकी वर्किंग देखूं तो मैंने एंटर किया था 6, तो जब आपने 6 एंटर किया यहाँ पे तो ये कॉल हो गया और ये x की वैल्यू 6 जो थी वो a में आ गई, है ना। फिर G1 हुआ, I हो गया, I इज इक्वल टू a, तो I की वैल्यू पहले 6 हुई, फिर माइनस माइनस से 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। जब 0 होगी तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज फॉल्स, लेकिन ऊपर वाले तो ट्रू है, उसके लिए तो चलेगा।
तो अंदर क्या हो रहा है, g मल्टीप्लाई इक्वल टू i, g में 1 था, सो 1 into 6 will become the new value of g. देन अगली बार g 5 है तो सॉरी 6 है और i 5 है, तो 6 into 5 is 30. Then 30 into 4 is 120. 120 into 3 is 360. 360 into 2 is 720. 720 into 1 is again 720. ठीक है, तो ये आपके पास 720 आ गया. फिर यहां से रिटर्न होगा, रिटर्न वहीं पे होता है जहां से कॉल हुआ होता है, वापस आर में गया और प्रिंट हो गया. इतना क्लियर है? अब लेकिन फैक्टोरियल निकालने का मैंने एक और तरीका सोचा. एक और तरीका क्या सोचा कि अगर मैं 6 का फैक्टोरियल निकालना ही चाहती हूँ, जिसका फॉर्मूला बनता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is factorial of 6, which can further be treated as 6 into 5 का फैक्टोरियल कह सकते हैं ना इसको. तो अगर आपको 5 का फैक्टोरियल पता है तो आप उसको सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 के साथ. है ना. अब इसमें से 5 का फैक्टोरियल जो है वो क्या हो जाएगा, 5 into 4 फैक्टोरियल. 4 को लिख सकते हैं 4 into 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 into 2 फैक्टोरियल, which can be further taken as 2 into 1 का फैक्टोरियल. जहां पर 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, सबको पता है ना. 1 का फैक्टोरियल इज 1, सो यहां से मैं सीधे 1 रिटर्न करवा सकती हूँ. सो रिकर्शन का मतलब क्या होता है? This is said to be a recursive relation where we say that n factorial is equal to n multiplied by n minus 1 factorial. बिल्कुल यहीं पर एंट्री होती है रिकर्शन की. सो जब आप सेम काम कर रहे हो वैसा ही रिजल्ट निकालने के लिए, सो दैट इज रिकर्शन. ठीक है. और अगर प्रोग्रामिंग टर्म्स में बोलूं तो व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब एक फंक्शन खुद को बुलाता है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, तो वो फंक्शन खुद को कॉल कर लेता है. सो व्हेन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, सो दैट बिकम्स रिकर्शन. ठीक है. चलो आज प्राची की बरसों की इच्छा पूरी हो गई. नहीं बना सकते यहाँ पे आप. सो फंक्शन जब खुद को कॉल करता है, खुद को बुलाता है, देन इट इज रिकर्शन. ठीक है. अब इसको कोडिंग में कैसे लिखेंगे, हाउ विल बी राइट इन द कोडिंग एंड हाउ विल इट वर्क इन द कोडिंग. सो जो फंक्शन अभी हमने लिखा था फैक्टोरियल वाला जिसमें लूप लगाया था, मैं उस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखती हूँ. इंट n. प्रोग्रामिंग में रिकर्शन यूज करने के लिए बहुत जरूरी है, प्रोग्रामिंग में रिकर्शन, ध्यान से सुनो अभी, रिकर्शन यूज करने के लिए बहुत जरूरी है कि देयर मस्ट बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन. अगर आपकी रिकर्शन कहीं पे टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, सो इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप. सो ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इट शुड स्टॉप समवेयर. ठीक है. सो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर n 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, अदरवाइज कैलकुलेट कर लो n इज इक्वल टू n इनटू, फिर से फंक्शन को ही कॉल करवा दिया और फिर उसको रिटर्न करवा दिया. सो आपके फंक्शन का नाम फैक्ट है और आप जिसे कॉल कर रहे हो वो भी फैक्ट है ना. सो सिंस वी आर कॉलिंग इट लाइक दिस, तो वो क्या हो गई, रिकर्शन. सो व्हेन अ फंक्शन कॉल्स itself, that is called recursion. So it's an alternative to loops. ठीक है. तो ये लूप का ऑल्टरनेटिव है और ये लूप से ज्यादा फास्ट काम करता है क्योंकि ये पिक्चर बिहाइंड द सीन्स जो है वहां पर एक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है जिस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है
स्टैक वर्ड आप सबने पहले सुना है. स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ऑन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज सबसे एंड में आएगी टॉप पे वो सबसे पहले बाहर भी जाएगी. अगर हम इसकी वर्किंग को ऑब्जर्व करें, मान लो कि एन में पहली बार 5 आया, ठीक है, मैं पूरी वर्किंग एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड आई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द विंडो. इसके बाद आपकी चैट एक ही बार पढ़ूंगी क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें. ओके, सो अब इसमें जब फर्स्ट टाइम मेन में से कॉल किया गया कि भाई r इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ समथिंग, लेट्स से 5, सो यहाँ पर पहली कॉल में मेरे पास n में 1 आ गया, अब सॉरी 5 आ गया. तो 5 को वो चेक करेगा क्या वो 1 है. 5 इक्वल टू 1 नहीं, ये लाइन बन इक्वल टू 4 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मतलब 4. तो जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो जो कॉलिंग फंक्शन है, मतलब जो बुला रहा है, वो वहां पे बुलाने के बाद खड़ा होके उसकी इंतजार करता है. वो कहता है जब तक ये वापस नहीं आएगा मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा हूं. सो अब इस फंक्शन ने फैक्ट 4 को कॉल कर लिया. अब जब कॉल किया तो ये खुद यहीं रुक जाएगा जब तक वहां से वापस नहीं आते. ठीक है जी. सेकेंड कॉल हो गई. सेकेंड कॉल में n पहुंचा 4, और ये जो सारी कॉल्स है ना ये स्टैक में जाती जा रही है. तो सबसे नीचे स्टैक में कौन सी चली गई? फर्स्ट कॉल. अब सेकेंड कॉल आ गई, n में 4 है, 4 भी 1 के इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट बन जाएगी 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3. ये फर्दर कॉल हो गया, अब ये रुक गया तो ये चला गया स्टैक में, और हम चले गए तीसरी कॉल पे. तीसरी कॉल पे चले गए तो n हो गया 3. नाउ 3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो n हो गया 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2. अब फैक्ट ऑफ 2 है तो ये यहाँ पे हॉल्ट हो गया, ये स्टैक में चली गई थर्ड कॉल. अब n में आपके पास 2 आ गया फोर्थ कॉल के अंदर. 2 भी 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? n इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1. अगेन वी गॉट अ कॉल, सो फोर्थ कॉल ऑल्सो गोज इन द स्टैक. अब फिफ्थ कॉल हो गई. फिफ्थ कॉल में n में क्या आया? 1. अब जाकर वो सिचुएशन आई जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी. सो n इक्वल टू 1. यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. तो ये क्या कह रहा है? 1 को रिटर्न करो. पर अब रिटर्न कहाँ होगा? रिटर्न वहीं पर होगा जहां से कॉल हुआ था. कैसे पता चलेगा कहां से कॉल हुआ था? स्टैक से. तो स्टैक में से देखेंगे कौन सा फंक्शन सबसे टॉप पे है? फोर्थ वाला है, तो n 1 है जो रिटर्न होकर इस चीज को रिप्लेस कर देगा. नाउ दिस स्टेटमेंट कैन बी इवेल्युएटेड. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई. अब यहां से वो करेगा रिटर्न 2, तो ये रिटर्न वहां होगा जहां से ये कॉल हुआ था. तो स्टैक में से देखेंगे अब टॉप पे क्या है? थर्ड कॉल, मतलब यहाँ वापस भेज दो. तो इस चीज को रिप्लेस कर देगा 2. सो 3 इंटू 2 n की वैल्यू 6 हो जाएगी. यहाँ से रिटर्न होगा 6, वो चला जाएगा कहाँ? सेकेंड कॉल पे, तो इस चीज की जगह पर 6 आ जाएगा. 4 इंटू 6 इज 24. रिटर्न 24 कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉल पे, दैट मीन्स यहाँ पर 24 आ गया. 5 इंटू 24 इज 120. दैट विल बी रिटर्न टू मेन जहां से फंक्शन कॉल हुआ था. पर ये सब आपको नहीं करना है, ये सब हो रहा है इंटरनली. सो इंटरनली ये सब होता है, ये एज अ प्रोग्रामर मुझे पता होना चाहिए कि इंटरनली क्या हो रहा है. बट आई डोंट हैव टू डू ऑल दिस. मेरे को तो ये 4 लाइंस लिखनी है बस. ठीक है, मुझे लिखनी ये 4 लाइंस है, लेकिन मुझे समझ आना चाहिए कि यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है, हाउ इज इट वर्किंग. सो इंटरनली मेमोरी में क्या काम चल रहा है. सो इंटरनली मेमोरी में जितनी बार कॉल होता है, हर कॉल में पिछला वाला फंक्शन स्टैक में जाता रहता है. जब रिटर्न होते हैं तो एक एक करके पीछे आते हैं. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सो 1 बाय 1 वी कम बैक. ऐसे नहीं होता कि सीधी रिटर्न किया तो पहली कॉल पे पहुंच जाएंगे. समझ आया? समझ आया? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और देके दिखाती हूँ.
चलो, गुड, यू अंडरस्टूड लकी, धन्यवाद. सो क्योंकि पहले जब आपने रिकर्शन पढ़ा था तो हमने सिर्फ ओवरव्यू किया था, अभी तो एग्जाम्पल्स करोगे तो अच्छे से समझ आएगा. अभी तो ये पहला एग्जाम्पल है. अब देखो यहां पर मैंने लिखा है ये, and I check if n is equal to 0, return. इसका आउटपुट क्या आएगा आपके अकॉर्डिंगली? सिर्फ 4 हर्षित? कोई कॉल पे आना चाहता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए? जीरो नहीं आएगा. 5 4 3 2 1. यस वैभवी, यस प्राची, यस लकी. ठीक है. सो शायद मतलब आउटपुट शायद. चलो इसको देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है. सो इफ वी सी हाउ इज इट वर्किंग, तो एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होती है. यहां से कॉल हुआ शो 5, तो एन में पहले क्या रिसीव हो गया? 5. फिर वो चेक करेगा क्या एन 0 है. क्या एन 0 है? नहीं है. सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. फिर वो सी आउट पे आ जाएगा. सी आउट पे आएगा तो इट विल प्रिंट 5. ठीक है, प्रिंट 5 कर देते हैं. फिर शो कॉल हो गया. अब सेकेंड कॉल हो गई. सेकेंड कॉल हुई तो एन में क्या रिसीव हो जाएगा? n-1 मतलब 4. तो ऊपर 4 रिसीव हो गया. क्या 4 0 है? नहीं. तो फिर सी आउट एन हो गया, मतलब सी आउट 4 हो जाएगा. फिर से कॉल हो गई तो अब एन में 3 आ जाएगा. क्या 3 0 है? नहीं. सो 3 भी प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद 2 के लिए कॉल होगा, 2 भी 0 नहीं है, 2 भी प्रिंट हो जाएगा. फिर 1 के लिए कॉल होगा, वो भी 0 नहीं है, वो भी प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. फाइनली जब 0 के लिए कॉल होगा, इट विल बी ट्रू. So 3 is not equal to 0, 3 is printed. N becomes 2, 2 is not equal to 0, 2 is printed. N becomes 1, 1 is not equal to 0, 1 is printed. Finally N आपका 0 है. ठीक है. तो ट्रू हो गया. रिटर्न कोई वैल्यू तो करनी नहीं, सिर्फ कंट्रोल ही वापस जाएगा. तो कंट्रोल इधर वापस पहुंचेगा, इसके नीचे कोई स्टेटमेंट है नहीं तो एक और पीछे. तो मतलब यहां से वापस जाएगा इधर, यहां से वापस इधर, यहां से वापस इधर, यहां से वापस इधर, इधर और फिर मेन में. एंड द प्रोग्राम विल गेट ओवर. सो 5 4 3 2 1. सो स्टैक जो है दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रिकर्शन. सो रिकर्शन जो है वो स्टैक की हेल्प से ही हो पाती है. दोनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं. हाँ, रिटर्न विल एक्ट एज ब्रेक, क्योंकि वैल्यू तो रिटर्न कर नहीं रहे तो कंट्रोल को वापस ले जाएगा. अब एक बात बताओ, अगर ये समझ आ गया तो ये बताओ कि अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब शो n-1 ऊपर कॉल कर लूं और सी आउट n नीचे कर दूं, तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा?
पहले शो n माइनस 1 हो जाए और फिर सी आउट n हो, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे कर दें तो क्या होगा? नहीं, वेरी गुड प्राची, बस जीरो नहीं आएगा। सही लिखा है गलत लिखा है? इसको ले आंसर कि नहीं ले इसको? अभी मैंने ये लिखा तो इट विल प्रिंट 654321, है ना? सो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। ये तो आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि ये लाइंस को इंटरचेंज कर दो, इसको कर दो ऊपर और उसको नीचे। अब आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6। क्यों आएगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्यों आया लेकिन ऐसे ऐसे क्यों आया? क्योंकि अगर आप इसकी कॉलिंग देखो कैसे हो रही है, यहां से शो 6 कॉल हुआ, फर्स्ट कॉल में n में 6 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या मैं पहले प्रिंट कर रही हूँ या पहले कॉल कर रही हूँ? पहले कॉल कर रही हूँ। अब सी आउट एग्जीक्यूट होने से पहले शो 5 कॉल हो गया। सी आउट तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं थे, सी आउट तक तो पहुंचे ही नहीं थे। शो 5 पे कॉल हो गया और जहां कॉल होता है वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, आगे नहीं जाता। इट डज नॉट गो अहेड, वो यहीं पे रुक गया। सेकेंड कॉल पे पहुंच गए, सेकेंड कॉल पे n में 5 है जो कि 0 नहीं है। फिर वहां से शो 4 कॉल हो गया तो वो अगली लाइन पे तो जाएगा नहीं। थर्ड कॉल पे आ गए, थर्ड कॉल पे n जो है वो 0 नहीं है, शो 3 कॉल हो गया। वहां से फोर्थ कॉल पे आ गए, फोर्थ कॉल पे n is 3 which is again not equal to 0। तो अब क्या होगा? शो 2 कॉल हो जाएगा। जब फिफ्थ कॉल पे आओगे तो n is 2 which is again not 0, शो 1 कॉल हो जाएगा। सिक्स कॉल पे आओगे, n is 1 which is not equal to 0, शो 0 कॉल हो जाएगा। अब जब शो 0 कॉल होगा तो n 0 है, इट विल रिटर्न, और ये रिटर्न होके वापस कहाँ आता है? जहां से कॉल हुआ होता है। तो ये तो यहां से कॉल हुआ था, जब वो यहाँ पे वापस आएगा शो 0 वाले फंक्शन पे, अब ये कॉल तो खत्म हो गई, तो इससे अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इससे अगली स्टेटमेंट क्या है? सी आउट एन। इस कॉल में एन की वैल्यू क्या थी? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एन इन दिस कॉल? अगर वो 0 के लिए कॉल कर रहा था मतलब एन 1 था ना, तभी तो 1 माइनस 1 के लिए उसने कॉल किया। तो उस टाइम पे एन आपका 1 था, सो सी आउट एन से 1 प्रिंट हो जाएगा। ये कॉल खत्म, इसके बाद कोई भी लाइन नहीं है, इसके बाद कोई भी लाइन नहीं है, तो वापस जाएंगे कहाँ? फिफ्थ कॉल पे, इधर। अब ये वाला कॉल खत्म हो चुका है, सी आउट एन एग्जीक्यूट होगा विच विल प्रिंट 2। यहां से वापस जाएंगे इधर, यहां पर सी आउट एन करेंगे तो, सॉरी गलत जगह बना दिया, यहां से वापस जाएगा इधर, सो इट विल प्रिंट 3। यहां से वापस जाएगा इधर, विल प्रिंट 4, वापस जाएगा इधर, will print 5, वापस जाएगा इधर, will print 6, and then it will go back over here to main।
ठीक है। सो जिस ऑर्डर में कॉल करते हुए आया उसी ऑर्डर में वापस जाएगा, और एन आप जो प्रिंट कर रहे हो उसकी ये वाली वैल्यूज आएंगे उस टाइम पे। नहीं, रिकर्शन तो वैसे ही हुआ है, बस प्रिंट उल्टा हुआ है। रिकर्शन को आप नहीं कह सकते कि उल्टा हुआ है, रिकर्शन तो हमेशा ही उल्टा होता है। रिकर्शन का तो मतलब ही यही है ना कि जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल हुआ है वो सबसे पहले खत्म होगा। अब उस फंक्शन की स्टेटमेंट्स आपने ऊपर नीचे कैसे लिखी हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो अलग चीज है। बट रिकर्शन तो अपने तरीके से ही चल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि रिकर्शन उल्टा हुआ है। रिकर्शन तो वैसे ही हुआ है जैसे होना चाहिए था। ठीक है। सो ऐसा कोई भी चीज जब हमें वैल्यूज को चेंज कराना होता है, ठीक है, और एक लिमिट तक, और उसके बाद हमें स्टॉप करना होता है, तो अगर वो फंक्शन को कॉल होके हो सकता है तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। मैं भी और एग्जांपल देती हूँ, पर पहले ये बताओ, ये समझ आया? ये समझ आया कैसे हो रहा है? ओके। अब देखो, हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर था प्रोग्राम। बनाते हो ना आप सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर? क्या होता है उसमें? उसमें रिकर्सिव रिलेशन अगर हम ढूंढे तो क्या बनेगा? 3765 मान लो मेरा नंबर है। सो जो रिमाइंडर है प्लस 376, जो भी आप उसका फंक्शन ले लो। हम तो वाइल से करते हैं ना, अब रिकर्शन से करना है। तो मैंने क्या किया, इसका एक डिजिट निकाल लिया अलग से, 5 ले लिया अलग से। अब उसका जो क्वोशंट है उसके लिए मैं चाहती हूँ कि फंक्शन दोबारा से कॉल हो। तो जो भी फंक्शन है वो मैंने दोबारा से कॉल करा दिया। अगली बार 6 आ गया डिजिट, फिर से फंक्शन दोबारा से कॉल करा दिया। 7 आ गया डिजिट, फिर से फंक्शन कॉल करा दिया। 3 आ गया डिजिट, अब क्या बचा कॉल करने के लिए? 0। जब 0 आ जाए तो स्टॉप। फिर 3 + 0 हो, 3 आए, रिप्लेस कर दे इसको। 7 + 3 10 आए, रिप्लेस कर दे इसको। 10 + 6 16 आए, रिप्लेस कर दे इसको। 16 + 5 21 आए, जो कि रिटर्न हो जाए। कैन वी मेक दिस यूजिंग रिकर्शन? क्या आप सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर को रिकर्शन से बना सकते हो? बनाओ। मेरे को प्रॉपर कोड भेजो, चाहे आप उसकी फोटो क्लिक करके मेरे को टेलीग्राम पे भेज दो, नहीं तो जो ऐप में चैट ऑप्शन है वहां पे भेज दो। ठीक है। सो राइट डाउन द कोड and send me the picture either on Telegram or on the chat of the app. लॉजिक हटा दूं? ये समझ आ गया? ये फैक्टोरियल वाला, अच्छा ये वाला।
जब भेजोगे तो मुझे बता देना, you have sent, so that I can check. Show int in. टर्मिनेशन कंडीशन कहाँ है प्राची? हमेशा याद रखो रिकर्शन तभी सक्सेसफुल होती है जब उसमें दो चीजें हो। एक तो फंक्शन खुद को कॉल करेगा, उसके बिना तो रिकर्शन ही नहीं होगी। सो फंक्शन हैज टू कॉल इटसेल्फ, देन ओनली वी विल हैव रिकर्शन। एंड सेकेंड इज यू मस्ट टर्मिनेट द रिकर्शन। अगर आपने रिकर्शन टर्मिनेट ही नहीं करी है तो रिकर्शन का कोई फायदा नहीं होगा। सो रिकर्शन आप कर तो किसी और पर्पस के लिए होगे और हो कुछ और जाएगा। रिटर्न व्हाट? रिटर्न जीरो करो, बिकॉज जो रिटर्न हो रहा है उसको आप प्लस करा रहे हो ना। अगर कुछ रिटर्न ही नहीं करेंगे तो प्लस क्या करेगा? बाकी सब कहाँ है? सम इज इक्वल टू सम प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें हर्षित।
क्योंकि वो कॉल्स में से ना अपने आप ही सम होता हुआ आएगा। मैं दिखाती हूँ, नहीं प्लस इक्वल टू भी नहीं चाहिए। So if I enter 865, सम कितना हो गया 19. If I enter 26541, सम इज 18. ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है वो मैं समझाती हूँ, बट उससे पहले सब लोग प्रेजेंट है? लकी, जिया, वैभवी, आपका नहीं हुआ लकी? बिकॉज वी आर रिटर्निंग अ वैल्यू प्राची, हम रिटर्न 0 या रिटर्न रिजल्ट कर रहे हैं ना, तो अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो इट हैज टू बी इंटीजर। वॉइड का मतलब होता है कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। सो अगर आप वॉइड रखोगे तो आप वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाओगे। देखो, आपका लॉजिक क्या था कि अगर मेरे पास एक नंबर है 3162, है ना, 3162 मेरे पास नंबर है, तो मुझे उसका डिजिट निकालना है। डिजिट कैसे आता? मॉड 10 करके, है ना। अब अब बचे हुए नंबर के साथ सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। बचा हुआ नंबर कैसे आएगा? n/10 करके। तो जब यहाँ पर 3162 के लिए पहली बार कॉल होगा, तो पहली कॉल 1 में n में आपके पास आएगा 3162, जो कि 0 नहीं है। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? n mod 10 मतलब 2 प्लस रिकर्शन हो जाएगी, फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा फॉर द वैल्यूज 316। अब ये यहीं पे रुक गया, ये आगे नहीं जा सकता। अब कॉल 2 में n में मेरे पास सिर्फ 316 आया, जो कि 0 नहीं है, तो मैंने उसका लास्ट डिजिट निकाल लिया जो कि 6 आया, प्लस बचे हुए नंबर के लिए सम को कॉल कर लिया। तो हमारा लॉजिक क्या है कि हम एक डिजिट को निकाल लेते हैं और फिर बाकी के डिजिट्स का सम करते हैं, और यही लॉजिक आप छोटे छोटे छोटी छोटी वैल्यू तक जाते जाओगे। तो जब कॉल 3 होगी तो n में 31 आएगा, उसमें से 1 हम निकाल लेंगे और सम को कॉल करेंगे 3 के लिए। जब अगली कॉल हो जाएगी तो हम उसमें से 3 ही निकाल लेंगे, लेकिन अब जब डिवाइडेड बाय 10 होगा तो क्या बचेगा? 0। जब 0 बचेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये बदले में क्या देगी? 0। So 3 plus 0 will be 3, that will be returned here. 3 plus 1 will be 4, that will be returned here. 6 plus 4 will be 10, that will be returned here. 10 plus 2 will be 12, जो कि वापस रिटर्न होगा। तो आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में देखना है कि भाई इतने पार्ट पे मैं सेम काम क्या करूं। अगर कोई सेम काम है आपके पास तभी आप उसको रिकर्शन से बना पाओगे। अगर आप उसमें वो सेम ऑपरेशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, ऑपरेशन सेम होगा, सिर्फ वैल्यू बदलेगी, ठीक है। सो ऑपरेशन सेम करना है, लेकिन वैल्यूज अगर आप चेंज करवा पा रहे हो तो आप उसको रिकर्शन से बना पाओगे। बट अगर आप ये फिगर आउट नहीं कर रहे हो कि कौन सा ऑपरेशन है जो सेम होगा और उसमें वैल्यू कैसे चेंज होगी, देन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू यूज रिकर्शन। अब ये समझा के तो समझ आ जाएंगे, है ना। अब मैंने बता दिया तो समझ आ गया होगा, लेकिन असली मुद्दा वही है कि जब तक खुद से ना बने तब तक कोई फायदा नहीं है। वो फर्दर कॉल नहीं करता ना लकी। जब आखिरी में रिटर्न 0 हुआ तो उसके बाद दोबारा सम कॉल नहीं हो रहा ना, उसके बाद वो सिर्फ वापस जा रहा है। जब n 0 हो जाएगा, रिटर्न 0 होगा, तो इस सम 0 की जगह पर 0 आ जाएगा। 3 प्लस 0 पूरा होगा, फिर ये लाइन कंप्लीट हो गई। इस लाइन के आगे भी लाइन क्या है? रिटर्न। जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो वो उसकी नेक्स्ट लाइन पे ही तो जाएगा एग्जीक्यूट करने। सो व्हेन योर अपर लाइन इज डन, इट विल कम टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे फिर से रिटर्न है, तो वो उससे पीछे वाले फंक्शन पे चला जाएगा। फिर उसकी वो लाइन कंप्लीट होगी
तो उसके नेक्स्ट पे फिर से रिटर्न है, तो वो उसके पीछे वाले फंक्शन पे चला जाएगा। तो रिटर्न सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रिटर्न 0 एक बार एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ये रिटर्न रिजल्ट तो हर बार हो रहा है, ये तो हर बार कैलकुलेट होता है और हर बार एग्जीक्यूट होता है और अपने से पिछली वाली कॉल पे चला जाता है। सो एवरी टाइम बिकॉज ऑफ दिस रिटर्न वी आर गोइंग बैक। इस रिटर्न से तो सिर्फ फर्दर कॉलिंग बंद हुई है, लेकिन वापस तो हम इस रिटर्न स्टेटमेंट से जा रहे हैं। चलो एक और ट्राई करो, वो उसका कोड मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही देखोगे जैसे मर्जी, मैं सिर्फ बता देती हूँ करना क्या है। 1 घंटा हो गया क्लास को है। So we have HCF of 2 numbers। हाँ मैंने भी अभी देखा टाइम, मैंने कहा 6:30 कब हो गए। मैं तो इसलिए देखा कि देखूं अभी कितने प्रोग्राम और हो सकते हैं। Then I saw है ये क्या। चलो अब HCF of 2 numbers में देखो क्या होता है। आप लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करते हो, ठीक है। सो लेट्स से आई हैव 35 एंड 15। 35 एंड 15 का HCF निकालना है, तो ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ठीक है। सो अब हम क्या करना चाहते हैं, 35 को 15 से डिवाइड करना चाहते हैं। हमारी देखो हमेशा रिकर्शन कंडीशन ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप बताओ चलो यहाँ पे रिकर्शन खत्म कब होनी चाहिए, व्हेन शुड वी स्टॉप। और एक चीज बताऊं सबसे मजेदार, रिकर्शन खत्म होने की कंडीशन सेम वही होती है जो आपके लूप खत्म होने की कंडीशन होती है ना। आपने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर किया, उसमें हम लूप उल्टा चलाते 1 तक, तो यहाँ पे भी हमने रिकर्शन कब खत्म की, फैक्टोरियल में जब 1 आ जाए। सम ऑफ डिजिट्स में आपका कंडीशन क्या होता है, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तब तक रिपीट करते रहो, लेकिन जब 0 हो जाए तो रुक जाए, है ना। यस वेरी गुड हर्षित। और यहाँ पे भी हमारी कंडीशन लूप की क्या होती है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो जब 0 आ जाए तो रुक जाओ। तो यहाँ पर आपकी रिकर्शन की कंडीशन ये होगी कि अगर तो ये 0 आ गया तो रुक जाओ, थम जाओ यहीं पे। और आंसर क्या होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, व्हाट शुड बी द HCF, जिससे आप बी प्राची, जिससे डिवाइड कर रहे हो बेटा, डिवाइजर होता है HCF, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज HCF। सो ये ए था, ये बी था, ए मॉड बी 0 नहीं है, तो रिमाइंडर आया 5। नाउ somehow we should write some statements कि ये ए बन जाए और ये बी बन जाए, है ना, और फिर डिवाइड करो। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाए दैट मीन्स ये आपका HCF है। सो जो डिवाइजर है वो आपका HCF है, ठीक है। सो जो चीज आप पहले नॉर्मल असाइनमेंट से कर रहे थे, अब वो आपको सोचना है कि आप रिकर्शन से कैसे करोगे। सो यू हैव टू डू HCF ऑफ 2 नंबर्स, लेकिन बीच में लूप कहीं नहीं लगना चाहिए। सो देयर शुड नॉट बी अ लूप। सो आपके पास 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, सॉरी 3 नहीं, मतलब 2 ही नंबर का निकालना है अभी HCF, ज्यादा हो गया 3। वो तो आप कॉल 2 बार कर लोगे फंक्शन को, तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ सम एग्जाम्पल जिसमें 2-4 बार डिवाइड करना पड़े, जैसे 60 और 25 है, तो 60 को 25 से डिवाइड किया नहीं होता, तो फिर दोबारा से डिवाइड किया, फिर दोबारा से किया, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। सो एक तो आप HCF ऑफ 2 नंबर्स करोगे यूजिंग रिकर्शन, एक आप ट्राई करोगे रिवर्स ऑफ अ नंबर। सम ऑफ डिजिट्स तो कर ही लिया है, तो रिवर्स भी अब आराम से हो जाना चाहिए। सो आपको रिवर्स ऑफ अ नंबर फंक्शन के थ्रू निकालना है। सो फंक्शन को मैं नंबर पास करूंगी और फंक्शन मुझे उसका रिवर्स फाइंड आउट करके देगा। और अगर नंबर और रिवर्स दोनों सेम है तो आप कह दोगे कि भाई पैलिंड्रोम है नंबर, अगर सेम नहीं आए तो कह दोगे नॉट अ पैलिंड्रोम। सो होमवर्क में 2 क्वेश्चंस हैं। 1, calculate HCF of 2 numbers using recursion. Second is find out reverse
of a number using recursion and use it to check if a number is palindrome or not. अगली क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगी, बड़ा ही मजेदार. आपने सुना हुआ है कभी टावर ऑफ हनोई? टावर ऑफ हनोई. प्राची, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, पर अब छोड़ दो इस ख्याल को थोड़े टाइम के लिए. टावर ऑफ हनोई क्या होता है? हमारे पास ना 3 टावर्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट, राइट और मिडल, एंड वी हैव n नंबर ऑफ डिस्क्स. तो हमें फर्स्ट डिस्क में से तीसरी फर्स्ट टावर में से तीसरी टावर में सारी डिस्क्स को ट्रांसफर करना होता है. और वो ट्रांसफर इस तरीके से करना होता है कि बीच में जब आप इंटरमीडिएट वाली को यूज करोगे तो आपको कभी भी बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी अलाउड है, लेकिन छोटी के ऊपर बड़ी नहीं आनी चाहिए. मेरे पेन टैब तो क्या हो गया, फिर बंद हो गया ये. चल जा भाई, टावर ऑफ हनोई बनाने दे. न्यू दिला के छोड़ोगे आप, है ना? देखो, अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो टावर ऑफ हनोई, ठीक है, कोड नहीं ढूंढना, सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढनी है आपने. एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी नेक्स्ट क्लास में. सो ये कुछ इस तरह से होता है. ये 3 डिस्क हैं, ये डिस्क 3 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है. सो इट कैन बी मोर देन 3 ऑल्सो. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू शिफ्ट देम टू द थर्ड वन. सी में कॉपी करना है, पर इस तरीके से कॉपी करना है कि कभी भी छोटी के ऊपर बड़ी डिस्क ना आए, बड़ी के ऊपर छोटी आ सकती है. सो इसने क्या किया, सबसे छोटे वाले को पहले सी में डाल दिया. कि मैं क्यों बता रही हूँ, आप सिर्फ प्रॉब्लम सुनो, आप मेरे को सॉल्यूशन बताना अगली क्लास में, ठीक है. कि ऐसे 3 डिस्क हैं, तीनों सी में जानी चाहिए, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हो बीच वाले का, बट इस तरीके से कि कभी भी छोटी के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आएगी, बड़ी के ऊपर छोटी आ सकती है, ठीक है. फाइन. अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज अ गेम आप सोच सकते हो, बट अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे कि इसको रिकर्शन से करना कैसे है. सो अगर आपको ये C++ में सॉल्व करना है कि ये कैसे होगा, हाउ विल वी सॉल्व इट यूजिंग रिकर्शन इन C++, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. आप सिर्फ इसको पेपर पे ड्रॉ करके देखो कि कौन सी डिस्क कहाँ पे जानी चाहिए, ये मैं आपसे पूछूंगी. या आप पेपर पे लिख के भी भेज सकते हो कि पहले कौन सी डिस्क को किस में मूव करेंगे. डिस्क को नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लो, 1 2 3. वही तो होमवर्क है, अभी बता दोगे? बताओ, हैंड रेस करो. हाँ बताओ, बताओ भाई, जिसको बताना है बताओ. हेलो, हेलो प्राची, आर यू कनेक्टेड? आवाज नहीं आ रही प्राची. हेलो, हेलो, ये क्या हो रहा है? हेलो. हेलो. अब आई? आई आई आई. हाँ, बताइए. मैम वो वाला दिखाओ ना, वो स्क्रीन जो था. एक सेकंड.
हाँ, ये फर्स्ट वाले इमेज में बताती हूँ। इसमें नीचे सबसे बड़ा डालना है सी में, और ये रेड वाला जो है ये सबसे छोटा है, तो इसको व्हाइट वाले से कंपेयर करेंगे, लेकिन वो छोटा है व्हाइट वाले से, तो इसको हम लोग बी में डाल देंगे। उसके बाद फिर व्हाइट वाला लेंगे और लाल व्हाइट, वाले को बी में डाल देंगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर व्हाइट वाला लेंगे, उसको नीचे वाले से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो पहले वाले ये रेड वाले से बड़ा है तो, और ग्रीन वाले से छोटा है, तो उसको भी बी में डाल देंगे। फिर क्योंकि ग्रीन वाला सबसे बी बड़ा है में उसको नहीं उठा कर के सी में सकती डाल ना। देंगे। एक सेकंड, रुको रुको रुको। आपने लाल वाले को बी में डाला था, हाँ, तो बी वाले में लाल है तो उसके ऊपर व्हाइट नहीं आ सकता ना, क्योंकि रेड छोटा है, व्हाइट उससे बड़ा है, तो छोटे के ऊपर बड़ा नहीं आ सकता। ये भी कंडीशन है यही तो कंडीशन है, यही तो मेन कंडीशन कुछ। है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन छोटे के ऊपर बड़ा कभी नहीं आ सकता। आप जब भी शिफ्ट करोगे, आपके पास हर टावर में, तीनों में से हर टावर में हमेशा नीचे बड़ा होगा, उसके ऊपर छोटा होगा, कभी भी छोटे के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती। तो मैम रेड वाले को हाथ में रख लेंगे। प्राची, और मेरे हाथ को आपके गाल पे रख देंगे। सॉरी। सोचो दोबारा से। ओके मैम, थैंक यू मैम। फाइनली तीसरे वाले में करना है। फर्स्ट वाले से तीसरे वाले में कॉपी करानी है। बीच में आप जो सेंटर वाला है उसको हेल्पिंग हैंड की तरह यूज कर सकते हो, मतलब एज अ टेम्परेरी प्लेस उसको यूज कर सकते हो, बट रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो जिस ऑर्डर में डिस्क 1 2 3 है आपके फर्स्ट टावर में, सेम वैसी ही तीसरे में होनी चाहिए। सो ए से सी में लेके जाने हैं, सबसे नीचे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, रिजल्ट में वही आना चाहिए, बट बीच में क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपको बताने हैं। नहीं, एक टाइम पे एक ही पिक हो सकती है। एट अ टाइम ओनली वन कैन बी पिक्ड। तीनों में से किसी भी टार के अंदर छोटी के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती, नीचे बड़ी होनी चाहिए, ऊपर छोटी होनी चाहिए। तो ये तो गेम है, इसमें कोड थोड़ी सोचना है। सोचो अपने आप, नोटबुक पे ड्रॉ करो और ड्रॉ करके देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। गूगल मत करना, खुद से करो। हाँ, पिक्चर बना के सेंड कर सकते हो। यस हर्षद, चलो ठीक है, चले फिर। हो भी गया, गुड। और इसका जो कोड है ना, एक्चुअली वो तो जगत ने रटा हुआ है ना। इसका कोड हमें खुद बनाना भी नहीं होता। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है डेटा स्ट्रक्चर की। सो इसका कोड फिक्स्ड है। वो कोड आपको पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपको बनाने के लिए कोई नहीं कहता, क्योंकि वो कोड फिक्स्ड है। वो रट्टा मारना है या जैसे भी लिखना है वो आपको पता ही है। सो वो कोड आपको बहुत सारी साइट्स पे मिल जाएगा एज इट इज है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दैट कोड इज वर्किंग। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। आप सिर्फ पेपर पे सॉल्व करके देखना तब तक कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो ओके, टेक केयर, बाय, हैव अ गुड वीकेंड। वीकेंड, अच्छा अभी तो कल फ्राइडे है ना। ठीक है, चलो चला जाए। मेरे घर में सबकी छुट्टी है कल परसों नरसों, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ, ए से सी में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ए से सी में जंप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बाय।